हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी बोलते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले बच्चों वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, और हम लोग विस्कोसिटी, ठीक, सरफेस टेंशन, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। मान लीजिए बच्चों ये वन शॉट वीडियो है, ठीक, बट इस वन शॉट वीडियो में आपको एक मतलब कंप्लीट पैकेज दिखेगा, कंप्लीट आपको लगेगा कि हाँ मैंने कंप्लीट मेरा हो गया पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स एकदम कंप्लीट, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, बस आप पेशेंस बना करके शांति से देखते रहे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग फ्लूइड की बात करें ना कि फ्लूइड मतलब फ्लो कितने टाइप का होता है, तो फ्लूइड का फ्लो होगा वो कितने टाइप का होगा। तो यहाँ पर तीन टाइप का, अभी चार टाइप का देखेंगे। स्ट्रीम लाइन होता है बच्चों, है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ओके, एक होता है लैमिनार फ्लो, है ना, लैमिनार फ्लो। ओके, दूसरा होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो मतलब कोई प्रॉपर, जैसे आप देखेंगे जिगजैग पाथ पे मूव करना, मतलब जिगजैग पाथ पे लिक्विड इधर उधर मूव कर रहा है। ओके, जिगजैग पाथ, उसको बोलते हैं वो टर्बुलेंट। ओके, एक होता है रोटेशनल इरोटेशनल, ठीक। तो अब रोटेशनल इरोटेशनल होता है एक, है ना। अब दूसरा यहाँ पर कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जो रोटेशनल इरोटेशन की बात होगी बच्चों यहाँ पर, या स्ट्रीम लाइन की बात होगी, या फिर लैमिनार की बात होगी, या फिर टर्बुलेंट की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड के फ्लो में जो हम स्ट्रीम लाइन की बात करेंगे ना, तो स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसके इस पॉइंट पे देखें, अगर हम ए पॉइंट पे लिक्विड के सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, बी पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। तो अगर सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है पार्टिकल्स के फ्लूइड के, तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। समझ में आया। ए रोटेशनल हम लोग बोलेंगे कि जब पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा है ना, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल है ना वो रोटेट करते हुए ऐसे 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 नहीं जा रहा, तो उसको बोलेंगे इरोटेशनल। देखिए जैसे देखे होंगे बच्चों, लिक्विड का जो फ्लो होता है ना, उसमें कहीं पे किसी पॉइंट पे ना पार्टिकल ऐसे रोटेट करते हुए तब आगे जाता है, ठीक। तो अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल, नहीं कर रहा तो इरोटेशनल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें इरोटेशनल लेना होता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप इरोटेशनल कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं बता दूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो नोट्स दिख रहा है ना आपको, है ना, इतना ब्यूटीफुल नोट्स, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वहां पर। ओके, अब कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात करते हैं हम लोग, है ना। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। देखिए कंप्रेसिबल हम उसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि लिक्विड यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो अगर ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज हो गए लिक्विड्स के, तो हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल, ठीक है। और अगर डेंसिटी सेम रहे तो हम लोग बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। समझ में आ गया ना। ओके, टर्बुलेंट समझा दिया था, क्लियर हो गया सारी चीजें आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही होता है। बाकी जो चार मैंने फ्लो के बारे में बताया, ठीक है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोलेगा ना, तो आपको हमेशा ही लिक्विड को स्ट्रीम लाइन मानना है कि लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन में है। एक मिनट बच्चों, तो हमेशा आप स्ट्रीम लाइन फ्लो मान करके ही, और स्ट्रीमलाइन साथ में इनकम्प्रेसिबल, ठीक, ये सब चीजें एज्यूम करते हुए आप सॉल्व करें। ओके ओके, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चों क्या बोलता है इसको समझिए। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये बोलता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। मतलब सबसे बड़ा जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जहां डेल्टा एम मास है, मतलब मास पर यूनिट टाइम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इस वाले एरिया में, मतलब इस वाले सरफेस से जितना भी मास पर यूनिट एंटर, मास पर यूनिट टाइम एंटर करेगा ना, उतना ही मास पर यूनिट टाइम यहां से बाहर भी निकलेगा, ठीक है। यही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक। यहाँ पे एरिया ऑफ दिस सरफेस 1 इज ग्रेटर देन सरफेस 2। ओके,
तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, क्योंकि कंप्रेसिबल लिक्विड में डेंसिटी अलग अलग होता है अलग अलग पॉइंट्स के, ठीक है, समझ में आया ना। बट यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल हम लोग लेंगे अगर मान लो, ठीक है, तो डेंसिटी सेम हो जाएगा, ठीक। तो कंप्रेसिबल होगा तो फॉर्मूला आएगा रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2, है ना, ऐसा मतलब फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, क्लियर। और अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो यहाँ पर डेंसिटी सेम होता है। एंड मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि कुछ नहीं बोलेगा तो आप हमेशा क्या मानेंगे, आप हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि डेंसिटी सेम है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि डेंसिटी सेम है, क्लियर, ओके। सो देखिए अब यहाँ पर, अच्छा बच्चों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशन दोनों का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जरूर जाकर देखें, वहाँ पर आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेरे वन शॉट में बच्चों आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज नहीं कराता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूँ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कराता हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और क्वेश्चन से ही फिजिक्स में बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इवन किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ओके। तो ये जो बच्चों फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, जहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब ये हुआ कि एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट इस पॉइंट पे होगा ना वही इस पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ओके, समझ में आ गया बच्चों, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट में आपसे बोला गया यहाँ पर थर्ड में, पहला हो गया कंप्रेसिबल, दूसरा इनकम्प्रेसिबल, थर्ड में वॉल्यूम फ्लो, जो ये एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना इसको हम लोग वॉल्यूम फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है, या रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड बोलते हैं, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये जो है ना ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, डीवी बाई डी का मतलब हुआ यहाँ पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये जो वी है ना ये वॉल्यूम है, और यहाँ जो है ना ये एरिया इंटू वेलोसिटी है, समझ में आया। तो क्यू इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए वी, जहाँ पे ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और ये एरिया इंटू वेलोसिटी, जिसका यूनिट क्या होना चाहिए, अगर ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है तो मीटर क्यूब पर सेकंड होना चाहिए, दैट मीन्स कि लीटर पर सेकंड, ठीक है, लीटर पर सेकंड, क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है ना, लिक्विड यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल है, और लिक्विड इस वाले सरफेस पे, इस वाले जो ये जो एरिया है ना यहाँ से जो एंटर किया है लिक्विड, उसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, एरिया है 3a, यहाँ से लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि पाइप का दो फेस है, एक इधर है और एक इधर है ना, पाइप का जो दो यहाँ पर मुंह है ना, जो फेस है ना वो इधर से निकल रहा है और इधर से भी निकल रहा है होल, ओके। तो यहाँ पे 3a एरिया है बच्चों और यहाँ पे 2a एरिया है, यहाँ पे 1.5a एरिया है, ठीक है। अच्छा बच्चों आप में से कोई अगर 12th का भी एग्जाम दे रहा हो ना तो जरूर जाके एनसीईआरटी का भी लेक्चर्स आप देखिए, एनसीईआरटी के भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी क्लास 12th के बहुत सारे चैप्टर्स का अपलोड कर रखे हैं मैंने, जहाँ पर लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है, डिराइव भी किया है, उसमें जो फॉर्मूला है बताया कैसे आता है। तो आपके लिए बोर्ड में भी बहुत हेल्प मिलेगा, एज वेल एज नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, तो जरूर आप जाके देखें, ओके। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस हम लोग। तो यहाँ पर जो बच्चों बोला गया इसमें कि इसका 1.2 एरिया है और इसका 1.5 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ और यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वही सेम चीज़ कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी होगा, है ना, इस पॉइंट पर जितना भी एरिया इंटू वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो इन दोनों के एरिया इंटू वेलोसिटी के सम के बराबर होगा। मतलब कि 6 इंटू 3a मस्ट बी इक्वल टू 1.5 ये वाला इंटू 2a इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस सम ऑफ एरिया होना चाहिए ना, क्योंकि जितना भी लिक्विड यहाँ पे एंटर किया वो लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 1.5 इंटू a इंटू v, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल करते ही देखिए, जैसे यहाँ पे इक्वल किया ना, तो यहाँ पे इक्वल करते ही यहाँ से एरिया वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया से एरिया हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो फिर यहाँ से 18 इज इक्वल टू 3 प्लस 1.5v, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 18, क्योंकि यहाँ पे 18 आया था ना, ये वाला पार्ट देखिए आप 18 था ये, तो 18 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, है ना, प्लस 1.5v। तो यहाँ से इसको भेजेंगे हम लोग इधर, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा ना, क्योंकि 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 1.5v, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू
15/1.5। ओके, तो यहाँ सॉल्व करके आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, है ना। लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो आपको फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड बताना है। यहाँ पर V1 स्पीड से एंटर किया है, यहाँ पे V2 स्पीड से एंटर कर रहा है, तो बताइए कि यहाँ पर रेशियो क्या होगा स्पीड का। ओके, इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है। तो आपको क्या करना है, रेडियस इक्वल टू हम जानते हैं कि डायमीटर बाई 2 होता है, तो आप उसको कॉन्सेप्ट को लगाना है। एंड लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल है दैट मीन्स की डेंसिटी क्या होगा यहाँ पर और यहाँ पर डेंसिटी सेम होगा। तो अगर डेंसिटी सेम होगा तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो A1V1 इक्वल टू A2V2, है ना। मतलब इस पॉइंट पे A1V1 इक्वल टू दिस पॉइंट का A2V2। तो यहाँ पे आप A1 क्या लिखेंगे, पाई इंटू D1/2 का होल स्क्वायर इंटू V1, है ना। मतलब यहाँ पर तो एरिया आप ये लिखेंगे ना कि पाई इंटू D1/2 का होल स्क्वायर इंटू V1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई इंटू D2/2 का होल स्क्वायर इंटू V2, है ना। आप यही लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ठीक, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये V1 अपॉन V2 कर दीजिए इधर में, और इधर से D1 स्क्वायर है ना, इसको इसके नीचे लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा D2/D1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको V1/V2 इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ से वेलोसिटीज का रेशियो मालूम हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। मतलब बर्नौलीज कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड होता है बर्नौलीज थ्योरम, है ना, कंप्लीटली। ओके, बट बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ आइडियल में ही एप्लीकेबल है। अगर फ्लूइड आइडियल है तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है ये चीज, ठीक है। समझ में आया ना। तो आइडियल फ्लूइड के लिए क्या क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस, ठीक है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मतलब बच्चों डेंसिटी एवरीवेयर ना लिक्विड का सेम होना चाहिए। इरोटेशनल मतलब लिक्विड रोटेट नहीं करना चाहिए। स्टेडी फ्लो का मतलब हुआ, स्टेडी फ्लो का मतलब हो गया कि लिक्विड का जो फ्लो है ना, जो वेलोसिटी है ना, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नॉन विस्कस का मतलब हो गया कि लिक्विड्स के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं ना हम लोग, वो विस्कस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब देखिए बर्नौली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था फ्लूइड के बारे में, उसको समझिए। इन्होंने बोला था यहाँ पर कि एवरी वॉल्यूम एट अ पॉइंट इन एन आइडियल फ्लूइड इज एसोसिएटेड विथ 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी। इन्होंने बोला था कि जितने भी वॉल्यूम है ना है ना, मतलब लिक्विड्स के, है ना, वो हर एक पॉइंट पे 3 तरीके के एनर्जी से एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। तो उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा मास और ये वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, तो हाफ इंटू डेंसिटी इंटू V², ठीक है। पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर ρgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh बाई वॉल्यूम, तो m बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी इंटू g इंटू h को बोलेंगे पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, देखिए अब नेक्स्ट में यहाँ पर प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है यहाँ पर वर्क डन। प्रेशर एनर्जी को बोलते हैं बच्चों वर्क डन। अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा क्या यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से डिवाइड करते ही ना यहाँ पर ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ प्रेशर। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ओनली प्रेशर हुआ, क्लियर हो गया, ओनली प्रेशर। तो अब बर्नौली ने यही बोला है कि बच्चों मतलब यहाँ 3 टाइप के एनर्जीज से लिंक्ड होंगे कोई भी मतलब लिक्विड, कोई भी फ्लूइड। ओके, मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली अगर यहाँ पर एक पाइप से लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऐसे मान लो ये पाइप है, यहाँ से लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है ना,
जब लिक्विड यहाँ पर फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर जो बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट बोलता है वो ये बोलता है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, आपस में कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, या फिर इस पॉइंट का या इस पॉइंट का एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा ऑलवेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस, देखिए यहाँ पर मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा ना वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बर्नौली के अकॉर्डिंग यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। ठीक, तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो मैं क्या लिखूंगा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स प्रेशर, है ना, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, एट पॉइंट्स ए, सॉरी 1 एंड 2, तो एट पॉइंट्स 1 एंड 2 मतलब ये जो पॉइंट 2 है ना, ये 1 और ये हो गया 2, तो पॉइंट 1 एंड 2 पे यहाँ जो प्रेशर क्या लिखेंगे हम लोग, P1, यहाँ पर प्रेशर क्या लिखेंगे हम लोग, P1, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 प्लस रो V प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, है ना, प्लस रो जी H2, मतलब यहाँ पे इन तीनों का सम, मतलब तीनों एनर्जीज का सम इक्वल टू दिस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं ना कि अगर रो और जी को कॉमन कर लेते हैं, तो रो और जी को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एच बचेगा, है ना, मतलब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ एच रहेगा, यहाँ पी बाई रो जी होगा और यहाँ पर वी स्क्वायर बाई 2g होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड बोलते हैं। ठीक है, देखिए पी बाई रो जी को बोलेंगे हम लोग प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g को बोलेंगे वेलोसिटी हेड, एच को बोलेंगे हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल हेड। ठीक है, समझ में आया ना? तो बर्नौलीज का सिंपल सा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दो पॉइंट्स के बीच का, दो पॉइंट पे जो एनर्जी होगा ना आपस में वो कंजर्व होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन जो देखा था हम लोगों ने वो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे था, फिर बर्नौलीज पढ़ा हम लोगों ने। अब बर्नौलीज के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बर्नौलीज के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बोल रहा है कि गिवन, देखिए पढ़िए, गिवन A1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड V1 इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ जो वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ का जो एरिया है ना वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वाटर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, है ना, डिसेंड्स का मतलब डिक्रीजेज हुआ, तो ग्रेजुअली डिक्रीजेज थ्रू 10 मीटर, मतलब कि पाइप का देखो डिजाइन ऐसा है बच्चों यहाँ पर कि वाटर धीरे 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 ऐसे नीचे आ रहा है ना, स्लोली 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 करके यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो ये ग्राउंड है, मान लो यहाँ पर ये वाला, तो इस ग्राउंड को देखें हम लोग, तो ग्राउंड से जो ये वाला है ना वो H1, ये H2, तो H1 माइनस H2 मतलब यहाँ से H1 माइनस H2, तो ये जो H1 माइनस H2 का जो डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच का जो हाइट का मतलब डिफरेंस है ना, वो क्या होगा यहाँ पर 10 मीटर, मतलब H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पर P1, तो P1 क्या लिखेंगे हम लोग, P1 लिखेंगे यहाँ पर 2 ATM, मतलब दिया हुआ गिवन है ये, और A2 क्या लिखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है अब यहाँ पर कि आप प्रेशर फाइंड करें लोअर लेवल पे, यहाँ पर मतलब यहाँ का प्रेशर तो हम लोग क्या दिया हुआ है अपने को 2 ATM, यहाँ का प्रेशर पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग को, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए, क्योंकि जब आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने में क्या दिक्कत आएगी आपको कि आपको यहाँ पर इस पॉइंट का, देखिए आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी मालूम है ना, इस पॉइंट पे आपको एरिया मालूम है, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर मालूम है। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रेशर चाहिए बट यहाँ का आपको वेलोसिटी भी नहीं मालूम है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ का एरिया मालूम है,
समझ में आया ना? मतलब ये हुआ कि ना आपको P2 मालूम है और ना ही आपको V2 मालूम है। तो अगर आप डायरेक्टली बर्नौलीज लगाएंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके लिए ये भी अननोन क्वांटिटी है और ये भी अननोन क्वांटिटी है। तो दो दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो एक इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटीज आप नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग V2 फाइंड कर सकते हैं कैसे? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि देखो जितना वाटर यहाँ पे एंटर किया है ना उतना वाटर तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, है ना? तो मास पर यूनिट जो टाइम है ना यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा। समझ में आया ना? तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, A1 V1 यहाँ पर और यहाँ पर A2 V2 और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से V2 निकालेगा हम लोग, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 बाई A2 इंटू V1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को A1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है A1, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर A1 बाई A2 आ रहा है, मतलब कि रेशियो आ रहा है। तो रेशियो में ना यूनिट में इसको जबरदस्ती कन्वर्ट मत करने लग जाना कि इसको मैं सर ऐसे लिखूंगा 4 इंटू 10⁻⁴, कोई मतलब नहीं लिखने का बच्चों इक्वेशन को ऐसे, ठीक है? मतलब इसको मीटर स्क्वायर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि रेशियो है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हाँ, अगर दोनों का यूनिट डिफरेंट होता, अगर इसका सेंटीमीटर की जगह पर मीटर होता और इसका सेंटीमीटर होता, तो फिर आपको कन्वर्ट करना चाहिए था किसी एक यूनिट में। बट यहाँ पर दोनों का सेम है ना, और रेशियो में आ रहा है। तो जब भी रेशियो में आए और सेम यूनिट हो तो आप डायरेक्टली बिना कन्वर्ट एसआई में किए हुए सीजीएस में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो A1 आप 4 रख दीजिए, A2 5 रख दीजिए, यहाँ पर A2 5 हो गया, A1 4 हो गया, और जो V1 है ना, ये V1 हमें 5 दिया हुआ है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो V2 है ना वो हम लोग को 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर मालूम हो गया। ओके, तो अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहाँ कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इस पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट 1 का प्रेशर लिखेंगे P1 प्लस रो जी H1। H1 क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ग्राउंड से हाइट होता है, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ, यहाँ पे हाफ है, हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, एक मिनट, ये दो चीज़ हमें नहीं मालूम था, जो क्वेश्चन मार्क लगाया था इसको हटा देता हूँ। तो हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक। अब मुझे ये मालूम हो चुका है, मुझे अब सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे P1 क्या था, P1 था ATM, है ना, ATM था, कितना था, 2 ATM था। ओके, तो जो P1 2 ATM है ना, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ATM में 1 ATM इज इक्वल टू 1.0132 ऐसे होता है, इंटू 10⁵ होता है, 10⁵, है ना, समझ में आया ना? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ATM से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो 1 ATM का वैल्यू लिख रहा था मैं, कि इसको अप्रॉक्सीमेट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ATM को ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ प्लस, है ना, 2 ATM था, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि ATM में 1 ATM को कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो 2 इंटू 10⁵ हो गया, ठीक, क्योंकि 1 ATM इतना होता है। फिर रो जी एच में यहाँ पर रो का वैल्यू, तो रो का वैल्यू देखिए बच्चों क्या होगा, तो रो का वैल्यू वाटर है तो 10⁵, जी का वैल्यू 10, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 10⁴, ठीक है। ग्राउंड से कितना H1 हाइट प्लस हाफ इंटू वाटर का डेंसिटी 10⁵, वेलोसिटी 5 है V1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 हमें चाहिए, ठीक। और इन दोनों का फिर वही सेम चीज़ कि ये डेंसिटी 10⁵ हो गया और ये जी का वैल्यू भी 10 हो गया, दोनों को मिला के 10⁴ हो गया, इंटू H2, ओके, प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर, यहाँ पर है ना, हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर। तो हाफ इंटू रो का वैल्यू 10⁵, इंटू V2 का वैल्यू कितना 4 निकाला हम लोगों ने, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करें हम लोग, देखिए हम लोग क्या मालूम हो रहा है यहाँ से, तो P2 निकालेंगे, तो P2 निकालने पे आ रहा है ये चीज़ कि ये सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, है ना। तो हम लोग H1 H2 वाला पार्ट को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे H1 H2 का पार्ट जब एक साइड होगा तो इसको उठा करके ना इधर लेके आ जाइए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁴ H1 माइनस H2। और ये देखो यहाँ पर ना एक चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वाटर ग्रेजुअली डिसेंड्स थ्रू 10 मीटर।
मतलब कि यहाँ पर H1 माइनस H2 का जो डिफरेंस है ना वो 10 मीटर हमें दिया हुआ था। तो आप इसकी जगह पे यहाँ पर 10 मीटर पुट कर देंगे, जो कि यहाँ रख दिया मैंने, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ रखा हुआ 10 मीटर। ठीक है, ओके। अब P2 तो चाहिए था हमें, है ना, तो और ये P1 हमें दिया हुआ था, तो P1 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम वेलोसिटीज का डिफरेंस लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको उठा लेंगे। देखिए, अब उसके लिए यहाँ से इसको उठा लीजिए और इसको उठा करके इधर लेके आ जाइए। ओके, तो हाफ इंटू 10⁻³ दोनों में कैंसिल कॉमन हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो इन दोनों का 9 आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻5 प्लस 10⁻4 प्लस 10⁻4 इंटू H1 माइनस H2 इंटू H1 माइनस H2 कितना हो गया 10 हो गया, है ना, प्लस 4.5 प्लस 4.5, क्योंकि यहाँ पर ना जो 9 आएगा इसको 9/2 कर देंगे, ये 2 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये 4.5 हो गया, तो 4.5 इंटू 10⁻3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 10⁻5 यहाँ पे हो गया, और ये 10⁻5 पहले से ही है, 2 इंटू 10⁻5, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻5, मतलब कि 3 इंटू 10⁻5 हो गया, है ना, तो 3 इंटू 10⁻5 प्लस 0.045 प्लस 0.045 इंटू 10⁻5। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 3.045 इंटू 10⁻5, 3.045 इंटू 10⁻5, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम लोगों को अब इसको हम लोग लिख देंगे 1 ATM, तो 3 पॉइंट का हो जाएगा 3.045 ATM हो जाएगा। ठीक है, इतना ATM हम लोगों को यहाँ पर मालूम हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एज्यूम, है ना, यहाँ देखिए एज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट स्ट्रीम। बोला गया कि प्रेशर यहाँ पर आप एज्यूम करें कि थ्रू आउट कांस्टेंट है ना, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग ये मानेंगे कि जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब बोला फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम 80 सेंटीमीटर बिलो। अब बोला कि आप यहाँ पर एरिया फाइंड कीजिए 80 सेंटीमीटर बिलो। ओके, तो 80 सेंटीमीटर बिलो बोला है, मतलब कि यहाँ पर ये जो पूरा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 80 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर कि A1, है ना, यहाँ पर A1 मतलब इधर का पार्ट तो भूल ही जाओ, इधर का पार्ट तो छोड़ दो, भूल जाओ, है ना। अब यहाँ पर और यहाँ पर भी प्रेशर सेम होगा, तो अब यहाँ से यहाँ पर जब देखो, अब घर में देखे होंगे जब टैप से पानी निकलता है ना बच्चों, ये टैप है पूरा, तो टैप से पानी निकलता है तो वो कुछ धीरे धीरे आते थे नीचे, ऐसे इस शेप में बन जाता है ना, एरिया कम होते रहता है। ठीक है, देखे होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर A2 है ना, यहाँ पे एरिया A2 और ये वेलोसिटी V2 हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी तो कुछ चेंज होते रहेगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले V2 निकाल लेंगे। समझ में आया ना, अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ये A2, तो आपको V2 भी तो नहीं मालूम ना, तो आप V2 निकालेंगे। तो V2 कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि ये जो वाटर ड्रॉप है ना, जो या फिर जो भी यहाँ से वाटर निकल रहा है वो 80 सेंटीमीटर नीचे आया है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं होता, इसको पुल नहीं करता, तो नीचे आता ही नहीं। समझ में आया ना, तो नीचे आया है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो आप यहाँ पे देखेंगे V² = U² प्लस ट्वाइस AS, है ना, जहाँ पे V2 हो गया ये, और ये U हो गया इनिशियल, मतलब कि 3² प्लस 2 इंटू, अभी नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पुट कर देंगे एक्सेलरेशन -10, 80 सेंटीमीटर आया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखिए, तो 0.8 हो गया ना, 0.8 हो गया, तो यहाँ पर 0.8, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये 3² 9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 16, मतलब 25। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि ये V2 स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायरिंग में है तो इसको रूट में कर देंगे ऐसे हम लोग, तो रूट में आते ही क्या हो जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा। अब जब हम लोग को V2 मालूम हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब V2 मालूम हो गया तो हम लोग यहाँ पर A2 निकाल सकते हैं, क्योंकि A1 V1 = A2 V2 करके अगर हम लिखें तो A2 = क्या आएगा, A1/V2 इंटू V1। ओके, तो यहाँ से हम लोग को A1 दिया हुआ है, A1 कितना दिया देख लें, तो A1 दिया हुआ है यहाँ पर, A1 है
2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो A1 लिख दीजिए आप 2 मीटर स्क्वायर, तो A1 हो गया 2 मीटर स्क्वायर यहाँ पर, तो ये 2 मीटर स्क्वायर हो गया। और ये V1 की बात करें तो V1 कितना दिया हुआ, 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होना चाहिए, जो 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो V2 है ना, ये हम लोगों ने फाइंड किया 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6/5 मतलब 1.2 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है ना, देखो यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, पहले एरिया कितना था 2 था, अब कितना हो गया, अब फाइंड जो किया हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग एरिया हो गया यहाँ पर 1.2 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द प्रेशर ऑफ, है ना, देखिए द प्रेशर ऑफ वाटर इन वाटर पाइप व्हेन टैप इज ओपन एंड क्लोज्ड इज, बोला गया जब ओपन है तब प्रेशर इतना है, जब क्लोज है तब प्रेशर इतना है ना, रेस्पेक्टिवली। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन टैप इज ओपन। समझ में आया, बोल रहा है कि जब टैप ओपन होगा ना तब क्या वेलोसिटी होगा ये बताइए। तो जब टैप ओपन है तो इतना प्रेशर, टैप क्लोज है तो इतना प्रेशर, है ना, तो वेलोसिटी बताइए। अब देखो जब टैप क्लोज है बच्चों, तो वेलोसिटी वाटर का क्या होगा, तो जब क्लोज है तब तो वेलोसिटी जीरो होगा ना, क्योंकि वाटर का फ्लो है ही नहीं, तो वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्लोज के टाइम पर बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, और एक बार लगा देंगे हम लोग ओपन के टाइम पे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो जब क्लोज है तो प्रेशर है 2.5 इंटू 10⁵, तो ये प्रेशर लिख देंगे हम लोग, फिर रो जी एच प्लस यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है तो जीरो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ जब वेलोसिटी जीरो है बच्चों, क्योंकि जब क्लोज है ना तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो आप यहाँ पर जीरो लिखेंगे। क्लियर, ओके। अब देखिए, अब जब ओपन है तो ओपन में कितना प्रेशर है, यहाँ पर ओपन में प्रेशर है 2 इंटू 10⁵, तो आप लिखेंगे, फिर रो जी एच। अब देखो अभी यहाँ पर ना बच्चों, ये मैंने रो जी एच को कैंसिल कर दिया है, क्यों किया मैं वो समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर टैप है इस टाइप का, ओके, तो ये जो टैप है यहाँ पर, ये तो इस टैप का जो ग्राउंड से जो लेवल है ना, ग्राउंड से जो लेवल है ये तो सेम है, चाहे आप टैप ओपन रखें चाहे टैप क्लोज कर दें, मतलब यहाँ पर आप टैप को ओपन रखें चाहे टैप को क्लोज करें, ग्राउंड से लेवल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, पानी तो यहीं से निकल रहा है। क्लोज करोगे तो पानी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा, जब ओपन करोगे तो पानी का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, तो जो भी होगा मतलब इसी हाइट पे होगा, मतलब इसीलिए क्या होगा, एच सेम होगा, और अगर एच सेम होगा तो इसको कैंसिल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2.5 इंटू 10⁵ प्रेशर क्लोज के टाइम का, और इसको उठा करके आप इधर लेके चले जाइए, तो माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 10⁵/2, है ना, इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10⁵ कहाँ से आया, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ये 0.5 इंटू, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0.5 इंटू 10⁵, और ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 0.5 मतलब 1, तो यहाँ पे कैंसिल होगा तो 10⁻², है ना, 10⁻²। जब ये कैंसिल करेंगे ना हम लोग तो 10⁻², मतलब ये हो जाएगा √1 इंटू 100। ठीक है, मतलब 10⁻² का मतलब तो वही हो गया ना, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगा आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आप इसको क्लोज रखे तब तो वेलोसिटी जीरो है, जब आपने ओपन किया तो जो यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा आपको। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, इस चीज को समझिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ बोला गया कि इन हॉरिजेंटल, है ना, देखिए इन हॉरिजेंटल पाइप द फ्लोइंग ऑयल प्रेशर falls by 8 Newton per meter square between the 2 points separated by 1 meter. Find the change in kinetic energy per unit mass of oil at these points. बोल रहा है कि जब यहाँ पे ऑयल का फ्लो हो रहा है बच्चों, तो जो प्रेशर है ना 2 पॉइंट्स के बीच में वो 8 न्यूटन पर मीटर से कम हो गया, मतलब प्रेशर का डिफरेंस 2 पॉइंट्स पे 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो कि 1 मीटर से सेपरेटेड है। तो अब बोल रहा है फाइंड द चेंज
इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ऑयल एट दिस पॉइंट्स। ठीक है, ऑयल का डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग लिखेंगे कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है ना। मान लो कि दो पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर P1 और P2, इनके बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो डिफरेंस तो अपने को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 हो गया। तो अब दोनों पॉइंट्स पे ना बर्नौलीज अप्लाई कीजिए, बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि देखो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ना, जो भी एनर्जी का सम था पर यूनिट वॉल्यूम वो तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि P1 प्लस रो जी एच, क्योंकि देखो अब पाइप जो है ना हॉरिजेंटल है, लिखा गया है क्लियरली यहाँ पर कि हॉरिजेंटल पाइप है। देखिए तो हॉरिजेंटल पाइप है, इसका मतलब क्या हुआ, एच तो सेम रहेगा। अगर ये ग्राउंड से देखें हम लोग, ग्राउंड से एच सेम है तो क्या हुआ, ये पार्ट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग हाफ रो V1 स्क्वायर यहाँ पर, और इधर में हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रेशर को उठाइए और इधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर, है ना। हाफ इंटू रो। अब इसको उठा करके ना इधर लेके चले जाइए। ओके, तो नोन टर्म्स को एक साइड कर दीजिए और अननोन वाले में से कुछ को उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 और यहाँ पे हो गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, तो अब ये जो है ना ये क्या है, तो इसको ठीक से देखिए। तो ये जैसे हम लिखते हैं ना कि हाफ रो V स्क्वायर, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो वेलोसिटीज का चेंज आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या मालूम हुआ हम लोगों को, 8 मालूम हुआ, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 8 हम लोग को यहाँ से मालूम हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग से जो पूछा है ना वो पर यूनिट मास पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को, एक मिनट रुकिए, पर यूनिट मास पूछा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इधर में, तो इधर में देखिए इधर में जो है बच्चों पर यूनिट मास में ना आपको क्या करना है कि यहाँ पर, है ना, देखिए इधर में चेंज कर देता हूँ ताकि वहाँ पे ना पहले से लिखा हुआ तो थोड़ा सा में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हाफ इंटू, जैसे मान लो मेरे पास हाफ इंटू रो V स्क्वायर है, ओके, इज इक्वल टू प्रेशर है। जस्ट मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रेशर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू मास बाई वॉल्यूम, है ना, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो मैं इधर से निकालूंगा तो हाफ इंटू, अब पर यूनिट मास लिखना है हम लोगों को, है ना, पर यूनिट मास। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू mv स्क्वायर बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू ये प्रेशर बाई मास, क्योंकि इधर भी तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मास से मास क्या होगा, कैंसिल हो गया ना। तो क्या आएगा, हाफ इंटू, है ना, हाफ इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर बाई मास। तो ये वॉल्यूम को इधर भेज दीजिए, तो हाफ इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई मास इंटू प्रेशर। ठीक है, इंटू प्रेशर। तो अब देखो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्रेशर अपॉन, ये मास तो है ना पहले से, तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे हम लोग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर बाई डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया, मतलब ये हुआ कि हम लोग फाइनली कंक्लूजन कि अगर हम इस डेंसिटी को स्टार्टिंग में इधर भेज देते तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको समझाने के लिए इतना मैंने किया अभी सॉल्व, यहाँ पर कंप्लीटली कन्वर्ट किया। मतलब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि हाफ मतलब V स्क्वायर, है ना, हाफ V स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर बाई डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या करना था कि यहाँ पे हाफ अपॉन, यहाँ पे यही दिखा देता हूँ कि आपको हाफ अपॉन यहाँ से हाफ इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी प्रेशर है अपॉन डेंसिटी लिख दीजिए। तो प्रेशर कितना है 8 है और डेंसिटी कितना है 800 है, तो क्या आएगा 0.01, है ना, जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो इतना मतलब यहाँ पर एनर्जी हम लोगों को पर केजी आएगा बच्चों, क्योंकि मास था ना, तो यहाँ पे पर केजी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब इसके एप्लीकेशंस पार्ट पे आएंगे बच्चों हम लोग।
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों वेंचुरीमीटर ट्यूब, है ना। ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर ट्यूब, देखिए इसमें काम क्या होता है इसका मैं समझा दूं आपको एक बार। वेंचुरीमीटर ट्यूब का, वेंचुरीमीटर ट्यूब का काम होता है बच्चों स्पीड को मेजर करना, मतलब स्पीड मेजरमेंट का। मतलब किसी पॉइंट पे, जैसे मुझे अगर इस पॉइंट पे चलो सपोज करो स्पीड चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके लिए वेंचुरीमीटर ट्यूब का यूज करूंगा, क्योंकि वेंचुरीमीटर ट्यूब से स्पीड का मेजरमेंट बहुत अच्छे से होता है बच्चों, है ना। जैसे यहाँ पे V1 हो गया, मुझे अगर यहाँ पे चाहिए, ठीक, और यहाँ पर, तो अगर दोनों किसी एक पॉइंट पे चाहिए तो मैं यहाँ पर आराम से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है। लिक्विड, देखिए लिक्विड यहाँ तक फिल है बच्चों, है ना। ये लिक्विड जो है ना यहाँ तक कंप्लीटली फिल है ना, इस वाले में, और इसमें यहाँ तक फिल है, ओके। तो लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, लिक्विड का जब फ्लो स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पर हमें मान लो अगर इस जगह पे V2 पूछ रहा है कि V2 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा करके यहाँ पर एक रिलेशन निकालेंगे V1 V2 के बीच में। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे यहाँ पर, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसके बाद फिर हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक। इस पॉइंट पर लिखेंगे हम लोग P1 प्लस रो GH, है ना, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये पॉइंट 1 पॉइंट 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके। इस पॉइंट का हो गया 1 का। फिर इक्वल टू साइन लगा करके हम लोग यहाँ का, क्योंकि बर्नौली थ्योरम यही तो बोलता है कि लिक्विड के हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर ऐसा अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम लिखेंगे P1 प्लस ये रो GH जो वाला जो पार्ट बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें ठीक से तो रो GH वाला पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाला जो हाइट है ना, ठीक है, और जो ये वाला हाइट है, ये दोनों हाइट क्या है, ये दोनों हाइट तो सेम है, क्योंकि आप सेंटर देखो, आप सेंटर फोकस करो तो सेंटर दोनों का जो है ना, ये वाला, ये तो सेम है, सेम हाइट पे ग्राउंड से, इसलिए रो GH वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ से P1 माइनस P2, मतलब इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो P1 माइनस P2, ठीक, इक्वल टू रो GH, है ना, रो GH। अब ये देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना। ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, ये देखो ये जो हाफ वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये रो GH वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये क्यों होगा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर देखेंगे ना आप, और जो यहाँ जो प्रेशर देखेंगे, ये जो प्रेशर जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो इस वाले लिक्विड के लेवल की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिक्विड का जो लेवल लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन हाइट, ओके। समझ में आया ना आपको। तो आप क्या लिखेंगे कि P1 लिखेंगे आप, सपोज करो रो P0 प्लस रो G, पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक लिखते आप, यहाँ से यहाँ तक, तो आप H1 लिख देते, H1, ठीक है। आप अगर P2 लिखते तो यहाँ पर मान लो अगर ये पूरा हाइट H2 होता, डेप्थ मतलब, तो आप लिखते P2 प्लस रो GH2। बट यहाँ पर क्या है कि जैसे आप P1 और P2 का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि P1 माइनस P2 करेंगे इधर ले जाकर के, है ना, तो ये वाला पार्ट बच्चों कैंसिल हो जाएगा। और जब ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब लिखेंगे आप P1 माइनस P2, तो ये P0 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर, P0 का मतलब होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये तो दोनों के लिए है ना बच्चों, है ना। तो फिर यहाँ पर रो G, ठीक है, और ये आता H1 माइनस H2, और ये जो H1 माइनस H2 का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस तो H है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, रो GH, ठीक है, रो GH। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाता है आपको रो GH, है ना, ये वाला, ओके। और एक आपको यहाँ से आता है क्या कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब इसको उठा के उधर लेके चले जाते, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ देखिए, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो आपको ये चीज इस वाले इक्वेशन से मिलेगा। मैं लिख देता हूं P1
माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, है ना, पहले तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज करके यहाँ रखेंगे रो जी एच, है ना, फिर हाफ रो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2GH आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो V2 और V1 है ना, इसमें इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ से आप V1 निकाल देंगे तो क्या आएगा A2 V2 बाई A1, है ना, बाई A1, इसको ले जाके इधर रख देंगे, है ना, कि A2 V2 स्क्वायर मतलब V1 की जगह पे अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रखते ही आप इधर से V2 स्क्वायर कॉमन कर लेते, तो यहाँ से V2 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, है ना, ये चीज़ आ जाएगा आपको यहाँ पर। फिर यहाँ से आप V2 निकाल लेंगे तो यहाँ से आपको V2 और V1 दोनों मालूम हो जाएगा। क्या, देखिए यहाँ पर ठीक से, तो V1 इक्वल टू A2, जब ये V1 की बात करेंगे तो A2 आएगा, तो V1 इक्वल टू A2 इंटू रूट ओवर 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, V2 क्या आएगा, V2 आ जाएगा A1 इंटू रूट ओवर 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे मालूम हो जाएगा V1 और V2। तो फिर यहाँ से Q इज इक्वल टू A1 V1, है ना, Q क्या होता है बच्चों, तो फ्लो स्पीड होता है। अगर आपको याद हो तो हम लोग फ्लो स्पीड पढ़े थे यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पास पहुँचते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए, ये फ्लो है ना, वॉल्यूम फ्लो या फिर फ्लो स्पीड या फिर रेट ऑफ फ्लो, तो Q इज इक्वल टू AV था ना, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ से Q इज इक्वल टू AV। ओके, देखिए, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू AV से आपको ये मिल जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। फिर यहाँ से ये था, मान लो यहाँ पर अगर मुझे Q चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर A1 A2 हो जाएगा, तो A1 A2 इंटू रूट ओवर 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप जरूर इसको याद रखें। ठीक है, मतलब बर्नौलीज थ्योरम जो होता है ना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आप इस चीज़ को मतलब समझिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस पॉइंट पे ए पॉइंट, इसको ए पॉइंट बोल दिया गया, इसको बी पॉइंट बोल दिया गया, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखिए क्या बोला गया, ए पॉइंट पे आपको यहाँ पर एरिया दे दिया गया, इसका कितना एरिया होगा ये दे दिया गया है, बी पॉइंट का यहाँ पर एरिया आपको दे दिया गया, गिवन है ये। ठीक, इन दोनों पॉइंट का, ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो भी हमें दे दिया गया है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, नहीं, ए पॉइंट पे स्पीड फाइंड करें यहाँ पर, है ना, और फ्लो वेलोसिटी फाइंड करें। ठीक है, या रेट ऑफ फ्लो फाइंड करें। तो मुझे अगर यहाँ पे स्पीड चाहिए, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे स्पीड चाहिए होता है ना, उसके दूसरे पॉइंट का एरिया लिखना होता है। मतलब ए पॉइंट का चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ पॉइंट बी इंटू रूट ओवर 2GH इंटू ए स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा मैं, है ना, ऐसा लिखूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहां से ऐसा लिखने के बाद, एक मिनट इसको हटा दें, हाँ, तो ऐसा लिखने के बाद अब देखो प्रेशर डिफरेंस मालूम है, बट यहाँ पर एक चीज़ क्या नहीं मालूम है हम लोगों को, मैं दिखा दूँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं मालूम कि ये H क्या होगा। अगर H मालूम होता ना तो काम हो जाता, क्योंकि H नहीं मालूम है, बट मुझे इन दोनों का एरिया तो मालूम है, तो वो तो पुट कर ही सकता था, बट H नहीं मालूम है तो मुझे H निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ATM दिया हुआ है, तो ATM में मैं ऐसा लिखूंगा 2 इंटू 1 ATM, एंड 1 ATM का वैल्यू मालूम है कि 2 इंटू 10 टू द पावर 1 ATM का वैल्यू मालूम है कि 10 टू द पावर 5 होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से PA माइनस PB इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 रो GH। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है ना, यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस दे रखा है बच्चों यहाँ पर A और B पे, ये इस H की वजह से हो रहा होगा ना, हाइट में डिफरेंस है लिक्विड के, रो GH हो गया। ठीक है, तो यहाँ से H निकालेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू G का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा
20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो h है ना वो 20 मीटर मालूम हो गया। तो जब अब मुझे h मालूम हो गया, मुझे एरिया मालूम है, तो सारी वैल्यूज को रख दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे 2gh की जगह पे 2 और h की जगह पे 10 और सॉरी g की जगह पे 10 और h की जगह पे 20 पुट कर दूंगा अपॉन इसमें 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। ये सारी चीज़ें पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट B है, यहाँ का वेलोसिटी देखो, यहाँ का वेलोसिटी ना यहाँ का एरिया, ये वाला पॉइंट B का, ये हमें दिया हुआ 6, तो इसको यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, तो 6 पुट कर दिया। तो सारी चीज़ पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 15, क्योंकि ये 20 हो जाएगा और 20, तो 20 बाहर निकल जाएगा ना यहाँ से, तो 20 बाहर निकलेगा, है ना। तो आप लिखेंगे 20 और यहाँ से हो जाएगा 64, तो 64 का 8 बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ओके। और इंटू में 6 है यहाँ पर, तो आप उसको लिख देंगे। तो फिर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 से ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, ओके, और ये 5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मालूम होगा? 15, है ना, 15 मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये 4 होना चाहिए था, तो 15 मालूम हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर हमें Q चाहिए ए पॉइंट पे, देखो ए पॉइंट पे देखो या बी पॉइंट पे देखो, Q तो सेम ही रहेगा, आप चाहे बी पॉइंट पे लिखोगे ना तब भी Q सेम रहेगा। तो 10 इंटू 15, क्योंकि ए पॉइंट का एरिया कितना है? तो ए पॉइंट का एरिया 10 है और बी पॉइंट का एरिया 6 है, बट ए पॉइंट का एरिया और ए पॉइंट का वेलोसिटी तो 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें ये h दिया हुआ है। इस h का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है ना, यहाँ पर गिवन है। v1 हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ का स्पीड दिया हुआ है। यहाँ का स्पीड पूछ रहा है कि v2 पे पॉइंट 2 पे v2 क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये h देने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस मालूम हो गया, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा? P1 माइनस P2, तो ये होगा रो जी एच, है ना, यही होगा। तो आपको रो मालूम है, जी मालूम है, एच मालूम, मतलब हो गया क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, और ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ जो लिखते हैं हम लोग, तो ग्राउंड से सेम हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूले में आता है ना, ये P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, है ना, इसमें ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर में भी तो आएगा ना ये रो जी एच वाला पार्ट। समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो रो जी एच वाला पार्ट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। बट एक चीज किसी के माइंड में आ सकता है कि सर आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वेलोसिटी का, कि मान लो v1 निकालना हो तो a2 इंटू रूट ओवर 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो फॉर्मूला बच्चों मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पर एरिया की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है नहीं। तो एरिया नहीं दिया हुआ है तो हमें कंप्लीट इक्वेशन दोबारा लगाना चाहिए। समझ में आया ना जो बोलना चाह रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पे आप एरिया देखेंगे तो v1 अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? a2 इंटू रूट ओवर 2gh बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना a1 मालूम है ना a2 मालूम है ना, ठीक है, a1 मालूम है, तीन मतलब दोनों से कोई भी क्वांटिटी मुझे मालूम नहीं है यहाँ पर। तो फिर सॉल्व कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, तो मुझे वापस से बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा P1 प्लस रो जी एच, ठीक है, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। बट ये वाला जो पार्ट है ना वो तो कैंसिल हो जाएगा, सेम हाइट पे होता है। मतलब इसमें वेंचुअल मीटर ट्यूब में ना आपको ये वाला पार्ट रो जी एच वाला पार्ट लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? P1 माइनस P2, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 और इसको उठाकर उधर भेज दीजिए, तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। और ये जो P1 माइनस P2 है ना, वो इस h की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो लिख देंगे, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो, ठीक है, और ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा गया, वो इस चीज को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, रो जी एच को, ये जो है ना रो जी एच, इसको यहाँ पर दिखाया मैंने। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये जो रो जी एच है ये हम लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है, कि 51 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
तो ये यहाँ पर P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस है ना दोनों पॉइंट्स पे, वो मालूम हो गया 51। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको जब हम इधर भेज रहे थे इस चीज़ को उठा करके, तो P1 माइनस P2, ठीक, P1 माइनस P2, और यहाँ पे रो हाफ रो V1 स्क्वायर, मुझे ये चाहिए, तो इसको एक साइड कर दो, इसको एक साइड रखो। ठीक है, और ये हम लोगों को मालूम है, ये सारा क्वांटिटी, ये मालूम है, ये मालूम है, तो यहाँ पर रखेंगे। देखिए 51 इंटू हाफ इंटू रो, तो रो 10 टू द पावर 3, और V1 यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसका स्क्वायरिंग भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 51 इंटू, देखो ये हो जाएगा 4, और ये 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, और ये हाफ इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल। ओके, और ये कैंसिल हुआ, तो 51 प्लस 0.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू V2 स्क्वायर, तो 500 इंटू V2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 51.2, ना दोनों को एडिशन करने का 51.2 अपॉन 500, क्योंकि इसको इधर भेज देंगे ना हम लोग, इज इक्वल टू V2, तो रूट में आ गया, तो ये आ गया 0.1024, तो V2 इज इक्वल टू 0.32 मीटर पर सेकेंड, तो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हम लोग को यहाँ से जो मतलब V2 मालूम हो गया, आंसर मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट है बच्चों, ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ना, देखिए ये वन शॉट वीडियो है बच्चों, वन शॉट में आपको मतलब ऐसी स्पीड में थोड़ा सा वीडियो मिलते रहेगा, है ना। आप फोकस कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं। आप कंटेंट पूरा मिलेगा, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा बच्चों, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा सारी चीज़ें। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि नहीं वन शॉट वीडियो में इस तरीके से लिखा हुआ पहले से मुझे नहीं चाहिए आपको कुछ भी, तो आप बताएं, तो फिर पूरा लिख लिख के फिर दोबारा पढ़ा देंगे इस चीज़ को। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें फिर कंटेंट ना थोड़ा कम मिलता है, वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा और कंटेंट भी थोड़ा कम मिलेगा। ओके ओके, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स में टोरिसेलिस लॉ है ना, इसको टोरिसेलिस लॉ बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो टोरिसेलिस लॉ में यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि एरिया अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स में एक इस टाइप का कंटेनर रखा जाता है। ठीक है, इस टाइप का कंटेनर रहेगा, और यहाँ पे छोटा सा एक होल हम लोग बना देंगे कहीं पे इधर में। तो ये जो टॉप सरफेस का जो एरिया है ना इसका कंटेनर का, इस टॉप सरफेस का जो एरिया है कंटेनर का, ये वाला, ये तो बहुत बड़ा होगा ना इस छोटे से एरिया से। यहाँ जो छोटा सा एरिया है उससे तो बहुत बड़ा होगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि इसका एरिया इतना बड़ा है कि वेलोसिटी इसका नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी इसका नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, वेलोसिटी नेग्लिजिबल इसका हो जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ का एरिया नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, एरिया बहुत लार्ज है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है, इफ्लक्स का मतलब कि छोटा सा जो ये होल है ना इसको ऑरिफिस बोलते हैं। तो इस छोटे से ऑरिफिस से क्या किस स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा ये आपको बताना है। मतलब छोटा सा बिल्कुल जैसे ना पिन से होल बना देते हैं उस टाइप का। तो आप खुद इमेजिन कीजिए ना कि आपके घर में जो वाटर टैंक है छत पे, उसमें जाके छोटा सा एक कील से होल कर दें आप, छोटा सा, है ना। तो छोटा सा कील से जब आप होल करेंगे उसमें, ठीक है, तो जो वाटर टैंक का जो ऊपर का जो है ना, जो टॉप सरफेस का जो फेस है वो, और जो छोटा सा होल है, दोनों में एरिया में कितना डिफरेंस आएगा। लगभग होल वाला एरिया तो नेग्लिजिबल हो गया, है ना। बट स्पीड, कितने स्पीड से पानी निकलता है, बहुत स्पीड से ना, बहुत तेजी से बहुत दूर तक उसका धार मारता है वो, है ना। समझ में आया। तो बर्नौलीज थ्योरम में मतलब आपको यही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन देखना होता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स पे। छोटा सा होल बनाएंगे तो किस स्पीड से वहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर अगर स्पीड हमें देखना है यहाँ पर, तो यहाँ का जो स्पीड आता है ये होता है √2gh। ये जो स्पीड होता है बच्चों यहाँ पर वो होता है √2gh। ठीक है, अब यहाँ का स्पीड √2gh कैसे होगा,
अगर किसी को चाहिए तो आप यहाँ पर वही सेम बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट लगाइए, बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट लगा करके आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो बर्नौलीज के कॉन्सेप्ट में आप ये एक बार यहाँ लगा दीजिए, है ना, और एक बार यहाँ लगा दीजिए, ठीक, तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G और ये कैपिटल H है इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G। अब ये कितने हाइट पे है, तो H माइनस H, तो आप यहाँ पे H माइनस H लगा दीजिए। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, P1 P2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना। और यहाँ का जो स्पीड है ए पॉइंट का वो नेग्लिजिबल है, मतलब ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रो G H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर और यहाँ से रो G H माइनस रो G H, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ना, तो ये जब कैंसिल होकर के आपको फाइनली जो मिलेगा ना, वो ये चीज़ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये जो चीज़ है रो G H, हाँ ये, तो ये आपको मिलेगा रूट ओवर 2GH, ठीक है। इट इज एक्टिंग, अब देखिए, इट इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, एक्टिंग एज अ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की तरह बच्चों बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे बिहेव करेगा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की तरह, क्योंकि देखिए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में भी क्या होता है, जब टावर से हम लोग कोई बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, तो ये धीरे धीरे ऐसे नीचे गिरता है। देखो वाटर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जो वाटर है ना वो भी ऐसे नीचे गिर रहा है, मतलब ये एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जब हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करता है तो इस चीज़ को हम जानते हैं कि जब टॉप ऑफ द टावर से किसी बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, वो क्या होता है कि हाइट ऑफ टावर रूट ओवर 2H बाई G होता है, जहाँ पे H क्या होता है, हाइट ऑफ टावर होता है। तो यहाँ पे ये वाला हाइट कितनी है, तो H माइनस H है, तो आप यहाँ रख देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बोलने का मतलब कितना टाइम लगेगा वाटर को ग्राउंड पे हिट करने में। तो यहाँ मिलेगा आपको रूट ओवर 2 इंटू H माइनस H बाई G, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट में कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, अगर ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है कुछ स्पीड से, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो ये रेंज निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ये यहाँ का स्पीड, तो VB इंटू कितने टाइम में नीचे आ रहा है ये देख लो, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो VB इंटू T, तो यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज के लिए आप VB क्या लिखेंगे, रूट ओवर 2GH इंटू रूट ओवर 2 इंटू H माइनस H बाई G, ठीक है। तो ये रेंज हो गया, है ना, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई कर दो VB से, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे आप, तो रेंज आएगा 2 इंटू रूट ओवर H इंटू H माइनस H, है ना, ये रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज वाला हो गया। अब रेंज में भी पूछा जा सकता है आपसे कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम रेंज बच्चों तभी मिलेगा जब हम लोगों को ये मतलब स्मॉल h इक्वल टू H बाई 2, मतलब जो ये होल है ना, ये होल, ये पूरा जब हम यहाँ पर कैपिटल H बाई 2 पर होल करेंगे यहाँ पर, तब जा करके हम लोग को रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, समझ में आया। तब जा करके हम लोग को रेंज यहाँ पर मैक्सिमम मालूम होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों ये रब क्यों करता हूँ मैं, तो रब इसलिए करता हूँ ताकि जब आपको मैं ये नोट्स शेयर करूँ तो आपके पास क्लियर एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ था। ओके, तो देखिए यहाँ पर H बाई 2 अभी आता कैसे है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो R बाई DH है ना, DR बाई, क्योंकि R जो है ना स्मॉल h के साथ वेरी करेगा, इसको निकाल के जीरो कर देना है, तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो रेंज मिलेगा मैक्सिमम वो H के बराबर ही मिलता है जब आप H बाई 2 पर होल बनाते हैं तब। अब रिएक्शन फोर्स की बात करें कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा वेसल पे, तो रिएक्शन फोर्स वेसल पे जो होगा ना वो हो जाएगा रो A V स्क्वायर, जहाँ पर रो हो गया डेंसिटी, A हो गया एरिया, V हो गया स्पीड, है ना, V हो गया यहाँ पर स्पीड, तो किस स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है, तो रो A V स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स ऑन वेसल, क्लियर। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी होगा, एरिया हो गया छोटे से होल का जो भी मतलब वहाँ पे एरिया हम ले रहे हैं जिस जहाँ फोर्स देख रहे हैं, V हो गया स्पीड। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया यहाँ पर, गिवन A1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द फॉलोइंग, है ना। यहाँ पे A1 हमें दिया हुआ है, A1 मतलब बोलने का मतलब हुआ कि A.1 हो गया, A.2 हो गया, है ना।
तो यहाँ पर 0.1 का एरिया हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया कि इनिशियल स्पीड बताओ, है ना, स्पीड ऑफ फ्लक्स बताओ, मतलब किस स्पीड से यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है। तो किस स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है उसको बताने के लिए, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, √2gh। तो यहाँ पर फॉर्मूला था √2gh, तो आप फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, 2g का वैल्यू और h, तो यहाँ पे स्मॉल h क्या था मालूम है ना, तो स्मॉल h था यहाँ पर कि टॉप सरफेस से कितने नीचे में यहाँ पर होल हुआ है वो बताना था, स्मॉल h। तो यहाँ पर कितना है, 10 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आप 10 मीटर पुट कर देंगे तो आपको 10√2 मालूम यहाँ से हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें अगर हम लोग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट था √2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, मतलब कि ये बॉटम वाला होल का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये था, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो अगर ऊपर से 10 है और टोटल 15 है तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आप यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 5/10, तो 1 सेकेंड यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 1 सेकेंड, मतलब इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है बच्चों। तो रेंज की बात अगर की जाए तो रेंज में देखिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको याद हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करते आपको रेंज मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज के लिए डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 10√2 इंटू 1 सेकेंड, ठीक है, तो 10√2 इंटू 1 सेकेंड करेंगे तो आपको 10√2 मीटर मिलेगा, नहीं तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करके निकालिए तब भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया, नहीं तो इस फॉर्मूले में H और कैपिटल H रखिए तब भी आपको रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। तो रो का वैल्यू कितना 10⁻3, एरिया कितना 10⁻⁻4, वी कितना 10√2, ओके। तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो 100 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा ये 10⁻⁻1, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना 20 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग को रिएक्शन फोर्स मालूम हो गया कि 20 न्यूटन होगा। अब अगर यहाँ से हम लोग रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू AV, यहाँ पे एरिया 10⁻⁴ और वेलोसिटी कितना 10√2, तो यहाँ से √2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो भी हम लोगों को मालूम यहाँ पर हो गया, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, देखिए क्या आपसे बोल रहा है यहाँ पर, गिवन स्क्वायर होल हैज साइड लेंथ L, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर होल है जिसका साइड लेंथ L है, ठीक है, एंड सर्कुलर होल हैज रेडियस R, सर्कुलर होल हैज रेडियस R, if rate of flow through both holes are same, if rate of flow through both holes are same, मतलब जो rate of flow है ना वो सेम है, मतलब कि यहाँ जो Q है ना वो Q दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए Q सेम है यहाँ पर, तो रेट ऑफ फ्लो दोनों के लिए सेम आएगा। क्लियर, समझ में आया। तो अब बोला कि इफ रेट ऑफ फ्लो थ्रू द बोथ होल्स आर सेम देन फाइंड रिएक्शन फोर्स, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन R एंड L। तो R और L के बीच में रिलेशन चाहिए, तो R और L के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा कि यहाँ पर दोनों का फ्लो को इक्वल कीजिए, तो AC इंटू वी सी इक्वल टू AS इंटू VS। यहाँ पे AC में C का मतलब, यहाँ C का मतलब सर्कुलर, C का मतलब सर्कुलर, S का मतलब स्क्वायर, S का मतलब स्क्वायर। तो सर्कुलर का क्या एरिया लिखेंगे पाई_r², वेलोसिटी क्या लिखेंगे √2 इंटू जी, ठीक है, इंटू अब यहाँ से तो ये हमें कितना दिया हुआ देख लें एक बार, ये हमें दिया हुआ सर्कुलर का जो टॉप सरफेस से डिस्टेंस है ना वो 4h है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4h लिखा है, ये है ना, ये 4h लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इधर में देखिए, इधर में स्क्वायर कितना हो जाएगा L² है ना, और यहाँ पर √2gh 2gh, तो यहाँ पर ये कितने पे है, तो h पे ही है, तो यहाँ पर gh से gh कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो 4 है ना, 4 का 2 बाहर निकलेगा तो 2, और ये पाई_r², तो 2πr² इक्वल टू L², तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू L अपॉन √2π, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बोथ होल्स आर आइडेंटिकल, मतलब एक कंटेनर दिया हुआ है जहाँ पे बोला गया कि A और B दो होल है, ठीक है, बोला गया कि दोनों होल आइडेंटिकल है, तो दोनों होल के आइडेंटिकल होने का मतलब हुआ कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बोल रहा है फाइंड नेट रिएक्शन फोर्स ऑन द वेसल, है ना, तो नेट रिएक्शन फोर्स,
तो नेट रिएक्शन फोर्स में क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाटर ऐसे बाहर निकल रहा है तो ये फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, ये फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट हुआ ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी भी हो सकता है, एफ ए माइनस एफ बी भी हो सकता है, एफ बी माइनस एफ ए भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग लेना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें अगर कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, देखो यहाँ पर जिसका हाइट ज़्यादा, क्योंकि एरिया सेम है ना, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, फोर्स के लिए फॉर्मूला ये था ना, रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर रो सभी के लिए सेम, क्योंकि डेंसिटी जो लिक्विड है उसका सभी का सेम होगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर हाँ देखो सभी का डेंसिटी सेम, सभी के लिए एरिया सेम, ठीक है। तो ये सभी का जो स्पीड है वो तो सेम नहीं होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर 2g h होता है, रूट ओवर 2gh होता है। तो यहाँ पे h देखो, तो यहाँ पे h ऑफ a इज ग्रेटर देन h ऑफ b, है ना, ऐसा है कि h ऑफ a इज ग्रेटर देन h ऑफ b है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा है उसका ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप या तो एफ ए माइनस एफ बी लिखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे मैग्नीट्यूड लगा लेंगे, ठीक है। तो मैंने मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व किया है, जो साइन नहीं दिया था मैंने, ठीक है, मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पर रो इंटू ए इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर में क्या लिखेंगे अब, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा देखिए एक चीज़ और भी है, दोनों होल्स के बीच का डिफरेंस कितना है डेप्थ का, तो स्मॉल h है, तो आप लिखेंगे रूट ओवर 2gh स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2gh स्क्वायर। तो यहाँ से रो ए तो कॉमन हो गया है, तो यहाँ से 2gh माइनस 2gh आएगा, तो यहाँ से 2g कॉमन हो जाएगा, तो रो इंटू ए कॉमन हो गया और 2g भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे hb माइनस h आएगा, और hb माइनस h हम लोग को मालूम है कितना है, तो ये हम लोग को मालूम है कि 2 रो ए इंटू जी इंटू एच आएगा, ठीक है, 2g रो ए इंटू ये पूरा कितना हो गया h। तो ये हम लोग को रिएक्शन फोर्स यहाँ पर मालूम हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला गया कि छोटा सा एक मतलब कंटेनर लेकर के, जिसका कंटेनर की जो हाइट है वो 10 मीटर की है, एक टेबल पर रख दिया गया और उस टेबल की हाइट भी 10 मीटर है। तो बोल रहा है कि एकदम कंटेनर के बॉटम में एक छोटा सा होल बना दिया गया, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर इस होल से किस स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, रूट ओवर 2gh, जहाँ पे h क्या होता था, h होता था टॉप सरफेस से होल का डेप्थ, तो टॉप सरफेस से होल का डेप्थ कितना है 10 मीटर है, तो आप यहाँ पर 10 मीटर रख देंगे, है ना। तो 10 मीटर रखेंगे, जी का वैल्यू रखेंगे, तो आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा 10√2, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। देखो जस्ट फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं करना है आपको, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा ना। फॉर्मूला तो यही बोलता है ना कि जो होल है उस होल का आप डेप्थ देख लो कि कितने डेप्थ में नीचे है ये टॉप सरफेस से, तो यहाँ पर 10 मीटर पे है तो 10 मीटर रख दो, बिकॉज बिल्कुल बॉटम पे किया गया होल, ठीक। अब पूछ रहा है कि यहाँ बताओ कि यहाँ पर किस स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा, तो किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए, तो फॉर्मूला लगाना चाहिए क्या, तो टोटल देखो अगर ठीक से, तो यहाँ से ये पूरा टॉप से देखो तो वाटर यहाँ से चलना शुरू किया ना, तो वाटर यहाँ से चलते हुए ऐसे आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा कितना हाइट कवर किया, कितना डेप्थ कवर किया है, तो 10 + 10 तो 20, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर रूट ओवर 2gh प्लस h लिखना होता है, h प्लस h लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको जाके स्पीड मालूम ये हो जाएगा, क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों को बच्चों, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो देखो यहाँ पर क्लियर, आप जैसे पुट करोगे ना तो पुट करके यहाँ पे 20 आपको मालूम हो जाएगा, ओके। अब बच्चों जो नेक्स्ट है ना वो है सरफेस टेंशन। तो बच्चों सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पे मैं आपको अलग से वीडियो बना के वन शॉट का दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेपरेट रहे, सॉलिड का पार्ट बिल्कुल अलग रहे, फ्लूइड का पार्ट में भी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी अलग रहे, ताकि बिल्कुल आप अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर सकें, पढ़ सकें, देख सकें, ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, है ना, जो भी पढ़ाया मैंने बताया। इसके नोट्स मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप जाकर टेलीग्राम पे जरूर नोट्स डाउनलोड कर लें अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, ओके। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शेयर करने में बच्चों कंजूसी नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मतलब आपको देगा ये वीडियो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, ओके। सो थैंक यू सो मच।